अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, रहनुमा में हम मुख्तलिफ़ कौमी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू का मौजू और मकसद ये होता है कि नाज़रीन तक और अपने सुनने और देखने वालों तक उस मसले के हवाले से आगही पहुँचा सकें और लोगों को बता सकें कि इस मसले के पीछे क्या कुछ है और ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मीडिया आजकल मुख्तलिफ़ अंदाज़ में और बल्कि बिल्कुल बरअक्स अंदाज़ में गुफ्तगू करता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वसाइल के एतबार से बहुत ही माला माल सूबा, इंसानी वसाइल के एतबार से भी बहुत ही माला माल, जफाकश, मेहनत कश लोगों का सूबा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 60 साल से ये सूबा मसाइल का भी सूबा बना हुआ है। इस सूबे के लोग गुर्बत में भी और सूबों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। इनकी गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से बड़ी कीमती धातें, बड़ी कीमती मादनियात निकलती हैं, सारे मुल्क तक पहुँचती हैं, लेकिन इस सूबे के लोग उससे महरूम रहते हैं या उनके बहुत ही कम लोगों तक इसकी बरक़ात और इसके समरात पहुँचते हैं। इसी सूबे में सबसे पहले क्वेटा म्यूनसिपल कमेटी पाकिस्तान के क़याम की हिमायत भी करती है और इसी सूबे के शहर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी गुजारते हैं। 60 बरस गुजरने के बाद एक आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज के उन्वान से एक FIR पाकिस्तान की असम्बलियाँ अपने ही ख़िलाफ़ लॉन्च करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 60 साल से इस सूबे के अवाम को कोई हुकूक़ नहीं दिए जा रहे थे। अब आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के नाम से एक पैकेज शुरू किया जा रहा है। वो पैकेज कहाँ तक पहुँचा है, इसके असबाब क्या थे, उस पर हम बात करेंगे। और उसी के लिए हमने आज ज़हमत दी है अपने स्टूडियोज़ में अमीर जमात इस्लामी सूबा बलूचिस्तान अख़ुंज़ादा अब्दुल मतीन साहब को। अख़ुंज़ादा साहब हमारे स्टूडियो में खुशामदीद। और हम बराह रास्त बलूचिस्तान के एक सपूत से, बलूचिस्तान के एक फ़र्द से, जिसकी ज़िम्मेदारी भी बलूचिस्तान में लोगों से रब्ता करना है, लोगों तक लोगों के मसाइल सुनना और पहुँचना है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आपकी वसातत से हमारे ज़रिए ये जान जाएं कि बलूचिस्तान है क्या, मसाइल क्या हैं, जो दिखाया जाता है वो मसाइल हैं या कुछ और मसाइल हैं। तो सबसे पहले तो बलूचिस्तान, जिसके बारे में कहते हैं जी बड़ा ख़तरनाक सूबा है, बस मुल्क से अलग हो रहा है, इसके मसाइल क्या है और सबसे बड़ा मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राह टीवी के ज़िम्मेदारान का और आपके नाज़रीन का भी। बलूचिस्तान जिस तरह पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है, बड़ा सूबा है और मादनी लिहाज से अहम तर सूबा है, और बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत भी अपनी जगह अहम है। हमारे साथ 2 मुल्कों की सरहदें हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान की, और अपनी जगह पे निस्फ़ पाकिस्तान है बलूचिस्तान। रकबे के एतबार से निस्फ़ 46% रकबा है पाकिस्तान के रकबे का। बलूचिस्तान इस वक्त तो कोई 1 करोड़ के करीब आबादी है सूबे की, यानी रकबा हमारा ज़्यादा है और आबादी कम है। लेकिन बिल्कुल 1947-48 में जब क़याम पाकिस्तान के साथ ही बलूचिस्तान का भी इल्हाक़ हुआ, उस वक्त का बलूचिस्तान जो है वो 2-3 हिस्सों पे मुश्तमिल था। एक हिस्सा ब्रिटिश बलूचिस्तान था, कुछ हिस्से आज़ाद थे, रियासत कलात थी, कुछ छोटे छोटे रियासतें और थी, लसबेला और मकरान की रियासत, खारान की, ये सारे जो पश्तून इलाके हैं वो अलग थे। CB के अंदर एक अलग वो इलाका था, लेकिन ये सारे मुश्तमिल होकर जमा होकर के उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। और ये इल्हाक़ अपनी जगह पे रज़ामंदी का था, खैर ख्वाही का था, और बुनियादी तस्वुर ये था रियासत कलात का भी और बाकी लोगों का भी, जहाँ जहाँ जरगे हुए हैं, जहाँ करारदादें पास हुई है पाकिस्तान के हक़ में कि हमारे करीब में पड़ोस में एक इस्लामी रियासत बन रही है, एक इस्लामी माशरे की तश्कील हो रही है, इस्लामी हुकूमत साजी होगी। तो उस वक्त भी इस पर सवालात हुए हैं। ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने इसी तरह बहस की थी उन कलात में और इन जगहों पर कि एक इस्लामी रियासत वजूद में आ रही है। जो रियासत कलात असम्बली है, उसके जिसके अंदर बहस हुआ है, पार्लियामेंट है, जरगा है। क्वेटा के अंदर भी जो म्यूनिसिपल कमेटी की करारदाद है, CB के अंदर जरगा हुआ है। बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ तहरीक पाकिस्तान के लोग गए हैं, प्रोग्रामात हुए हैं, तो वहाँ हर जगह जो लोग बाहर से कायदीन आए उन्होंने भी ये तस्वुर पेश किया, और जो करारदादें हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस वक्त भी तारीख़ का हिस्सा है, वो मौजूद है। और इसी तस्वुर के साथ लोगों ने कहा कि भी हमें इस एक नए इस्लामी रियासत की, इस्लामी माशरे का हिस्सा बनना चाहिए। इस बुनियाद पे कलात रियासत का मामला तो खैर और भी ज़्यादा नुमायाँ है, अलग है कि बाकायदा एक माहिदा हुआ है बाहमी रज़ामंदी का, और उसके बुनियाद पे मामलात आगे चले हैं। लेकिन बहरहाल हमें अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक मामला
हुआ है पिछले 60-64 सालों में। जिस तरह बाकी शोबाजात के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों में एक अबतरी रही है, ख़राबी की कैफियत रही है, उसका शिकार सबसे ज़्यादा पिछले 6 अशरों में बलूचिस्तान रहा है। और ये एक बिल्कुल नुमाया फ़र्क है। आज भी अगर कोई फ़र्द बलूचिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान के अंदर वैसे तो हम तीसरी दुनिया के ममालिक में शुमार होते हैं, कमज़ोर ममालिक में हैं माशरती तरक्की के हवाले से, इंसानी तरक्की के हवाले से। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल भी काफ़ी है, अफरादी क़ुव्वत भी है, स्किल भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन क़यादत न होने के बायस जो मसाइल इस रीजन को या इस ख़िते को दरपेश है, जिसमें पूरे पाकिस्तानी माशरा शरीक है, लेकिन बलूचिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर कमी नज़र आती है। चाहे वो सेहत की सहूलियात हो, माशरती ज़रूरियात हो, इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरियात तस्वुर की जाती है इंसानी ज़िंदगी की, उसका न होना ये बलूचिस्तान में बिल्कुल नुमाया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब बलूचिस्तान में तो हमेशा बलोच ही हुक्मरानी करते रहे ना, बाहर से तो नहीं आता, कोई सरदार होता है, कभी मंगल, कभी बुगटी, कभी कोई, तो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचती? वैसे तो यानी बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ अक़वाम का मजमुआ है, ख़ुद आधे जो है वो पश्तून है, आधे बलोच है जी। और अगरचे नाम के हवाले से बलूचिस्तानी मशहूर है, तो इसलिए, और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि पिछले यहाँ तो ज़ाहिर है 60 सालों में तो आधी हुक्मरानी तो फ़ौज ने की है, और बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नर राज भी रहा है, हुकूमतें भी तोड़ी है, और यानी वैसे तो ये ख़ुद 70 के अंदर सूबा बना है। ये अब एक अलग दास्तान है पूरी महरूमी की और उसकी। मगरबी पाकिस्तान के अंदर जब थे तो उस वक्त भी वसाइल कम मिले थे, हकूक़ नहीं मिले थे, लेकिन जब 70 के बाद जो है असम्बली बनी है पिछले 40 सालों में, यानी ये दो तरफ़ा मामला रहा है। ख़ुद सूबाई हुकूमतों का, वहाँ के सरदारों का, वहाँ के जो लोग भी सियासत में आगे रहे हैं इन 40 सालों में या 60 सालों में, उनकी तरफ से हकूक़ का तयन न करना और न पहुँचाना, आवाम तक सहूलियात का न देना, ये ख़ुद अपनी जगह एक बड़ा सवाल है, और इसकी भी एक फ़हरिस्त बन सकती है ख़राबी की। लेकिन एक बुनियादी कमी जो है वो तो हुकूमत की तरफ से है, वफाक की तरफ से है। जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो ये तकसीम जैसे घरों में होता है कि छोटा और बड़ा, कमज़ोर, तो सबको उनकी बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी मिलें, बाकी फिर ठीक है। कोई वहाँ तो बुनियादी ज़रूरियात जो तय हुए हैं दस्तूर में, जो वादे हुए हैं, मसलन 6% जो है वो 73 के दस्तूर में तय है कि 6% मुलाजमतें जो है ये वफाक के अंदर सूबे का हक है, लेकिन उस पर 1-2% पे भी पिछले 40 साल में अमल नहीं हुआ है। अरे यही तरीका होता है, वहाँ जितने काम के इम्कानात थे, सनतें थी। कहते ये हैं कि बलूचिस्तान की तरफ से शायद तारीख़ में सिर्फ मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली एक मरतबा कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म बने, जैसे सिंध है, पंजाब है, इनका मरकज़ी हुकूमत में इतना डोमिनेंट रोल रहता है कि वो अपने लोगों को उनके हिस्से से ज़्यादा हक़ दिलवा देते हैं। यानी एक सिंध का जो हिस्सा होना चाहिए उससे ज़्यादा हक़ पहुँच जाता है, इसलिए कि एक तवातुर है वहाँ से, एक अंडरस्टैंडिंग है कि वज़ीर आज़म सिंध का होगा। तो बलूचिस्तान से इस तरह के नुमाइंदे पहुंच नहीं सके, स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, तो वो लोग इस हवाले से कोई कारकर्दगी नहीं कर सके, कोई काम नहीं कर सके। यानी देखिए जमाली साहब तो वज़ीर-ए-आज़म न होने के बराबर थे, यानी तो 60 साल में कोई साल 1.5 साल ही रहे हैं, फिर जो उनका किरदार था, जितने इख्तियारात थे, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपना बास कहते थे, तो ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में मुमकिन नहीं हो पाता है। दूसरा जो बुनियादी मसला है वहाँ का, देखिए जब तक तालीम के मौक़े नहीं होंगे, एक आज़ाद माशरा नहीं होगा, एक सियासी रोल जो होता है पूरे माशरे में, जिस तरह पाकिस्तान भर के अंदर जितने जमहूरी दौर रहा है, जिस तरह के मामलात रहे हैं, अगर तालीम नहीं होगा तो उसके मामले, आपने तालीम का जिक्र किया, तालीम एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि अगर वो मौजूद हो तो लोगों में शऊर भी पैदा होगा और लोग खुद कुछ करना चाहेंगे, लेकिन इसके अंदर रुकावट वहाँ का सरदारी निज़ाम नहीं है कि वही तालीमी इदारों को नहीं बनने देते। देखिए सरदारी निज़ाम भी है, एक रुकावट है या आधी रुकावट है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो सब लोगों के लिए इंतज़ाम करें। वैसे तो सरदारी निज़ाम वहाँ बहुत कम है, ये जो एक खौफ तो है, एक बात तो है, जो हम ये सुनते हैं कि वहाँ सरदार की मर्जी के बगैर वहाँ पत्ता हिल नहीं सकता और कोई इधर से उधर मामलात नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि बलूचिस्तान के 3-4 हिस्से हैं, अगर हम ये बात 100% भी ठीक तस्लीम कर लें कि वहाँ कुछ इस तरह के सरदार है जिनका जबर या जिनका इख्तियार इतना कायम है कि वहाँ कोई पत्ता नहीं हिलता है, ये बात अगर 100% भी ठीक हो तो ये कोई 4-5 ज़िले हैं। लेकिन देखिए जो मकरान बेल्ट है बलोचों में, ये बिल्कुल आज़ाद माशरा है, वहाँ कोई सरदारी निज़ाम है नहीं सिरे से। वहाँ बलोचों के जो कबीले रहते हैं उनके यहाँ सरदारी निज़ाम है नहीं बिल्कुल। और इसी तरह के जो नसीराबाद डिवीज़न है या और इलाके हैं, ख़ुद क्वेटा है, पश्तून बेल्ट जो 12-13-15 अजला पे मुश्तमिल है, वहाँ तो सरदारों की गिरफ्त नहीं है, कोई बलोच सरदारों का कोई वो है इख्तियार ही नहीं है।
लेकिन देखिए कोयटा में पूरे सूबे में एक यूनिवर्सिटी रही है पिछले इतने अरसे के अंदर, मेडिकल कॉलेज एक ही है। यानी अब गवादर से एक नौजवान चल के अगर कोयटा तक जाएगा, पहले तो ग्रेजुएशन तक लोग पहुंचते नहीं है, मास्टर तक कितना लोग जाते फासला है नहीं। गवादर से बलोचिस्तान कोयटा? आज के ज़माने में भी 2011 के अंदर भी आप 12-15 घंटे से 16 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते हैं। वो तो 9 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। हाँ, कराची से फिर जाएगा, यानी पहले कराची आएगा फिर जाएगा कोयटा। बराह रास्त गवादर से कोयटा जाने का भी कोई रास्ता नहीं? रास्ते दरमियान में जो 2-3 रास्ते हैं वो सारे ख़राब पड़े हैं, कई सालों से उखाड़ के रखे हैं। यानी तालीम के मौके देना ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी। अगर इदारे होते, मौके होते, सहूलियात होती, उसके मुकाबले में ज़ाहिर है कोई जो रुकावट अगर सरदार या कोई कबीला या कोई हिस्सा डालते तो उसका ख़त्म करना भी तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जितने रुकावटें हैं रास्ते में उसको भी ख़त्म करे। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा हकीकी बात नहीं है वहाँ ग्राउंड पे, लेकिन असल में तासुर ये बनाया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया है, लेकिन अमलन तो मौके कम दिए गए हैं, उसकी वजह से लोग। और ये ना देने के ज़िम्मेदार वफाक की हुकूमतें और जो सूबे की हुकूमतें आती हैं वो भी तो एक अपना उनका वज़न होता है। तालीम तो सूबाई इशू बन गया है कि तालीम सूबाई हुकूमतें तालीमी निज़ाम चलाएंगी। अब तो खैर 21वीं सदी में आके 2010-11 में अब सूबाई इशू बना है, पिछले 60 सालों में तो ये वफाक का मसला रहा है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए जिस तरह वफाक का सारे पूरे मुल्क के साथ मामला है, वैसे तो पूरा मुल्क मजलूम है, यहाँ 17-18 करोड़ मजलूम अवामी रहते हैं, 2% खर्च करते हैं तालीम पे। 2% में से बलूचिस्तान को कितना फ़ीसद मिलेगा, और उसमें से ज़ाहिर है कि जो एक पूरा निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का जिसके अंदर सारे पैसे इन्हीं चीज़ों पे खर्च हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे एक बच्चे को या एक बच्ची को जो हिस्सा मिलता है वो तो तालीम न देने के बराबर वाली बात है कि उसमें कम रह जाते हैं। जब दूसरा मसला ये है बुनियादी तौर पे देखिए वहाँ ज़राअत जो है वो कमज़ोर रही है, यानी पानी की कमी की वजह से। देखिए डैम्स वहाँ नहीं बनाए गए, ये कि वहाँ के लोगों का एक बुनियादी मुतालिबा रहा है वहाँ ऐसी साइट से ऐसी जगह हैं जहाँ पर डैम्स बन सकते हैं। सारा पहाड़ी सिलसिला है, सारा सूबा जो है हर जगह पे हर उस पे जो है वो डैम बन सकते हैं, पानी का जो है वो बचाव हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। तो पिछले 8-10 सालों से वहाँ अच्छा, ये तो अभी हमने बात की बलूचिस्तान है क्या मसला क्या, अभी ज़रा गुफ्तगू ये हुई इससे अब यहाँ से एक वो निकल रहा है पहलू महरूमियों का। तो अभी हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपके साथ इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारी अख़ुंज़ादा अब्दुल मतीन साहब से बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ही उस तासुर की तो नफ़ी कर दी है कि वहाँ सिर्फ सरदार ही डोमिनेट नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं मरकज़ी और सूबाई, और वो बहुत बुरी तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फ़े के बाद हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे।